इस वीडियो में हम HLO मोबाइल ऐप का संक्षिप्त विवरण, इसकी विशेषताएं और उत्तर भरने की विधि के बारे में जानेंगे। ये मार्च 2026 मेनफील्ड ट्रेनरों के प्रशिक्षण के लिए है। HLO एक सुविधाजनक मोबाइल ऐप है जिसका उपयोग प्रगणक द्वारा फील्ड से डेटा दर्ज करने के लिए किया जाता है। इससे जनगणना डेटा जारी करने में लगने वाला समय कम हो जाएगा। पर्यवेक्षकों के लिए भी एक अलग मोबाइल ऐप मॉड्यूल है। यदि मोबाइल खो जाता है तो आप पुराने डिवाइस को डी रजिस्टर करके किसी अन्य डिवाइस पे लॉगिन कर सकते हैं। ऐप हिंदी भाषा में उपलब्ध है और एक बार रजिस्ट्रेशन के बाद भाषा नहीं बदली जा सकती। स्वगणना से उत्पन्न परिवार की रेफरेंस आईडी को प्रगणक द्वारा दर्ज किया जा सकता है। इस सत्र का उद्देश्य इंस्टॉलेशन और पूर्व आवश्यक शर्तें, मोबाइल ऐप की विशेषताएं, डेटा दर्ज करना और सबमिट करना तथा अन्य उपयोगी जानकारी और सुझावों को कवर करना है। स्मार्ट मोबाइल डिवाइस में न्यूनतम iOS 15.0 या Android 11.0 होना चाहिए। साथ ही कम से कम 4 GB रैम और 8 GB स्टोरेज की आवश्यकता है। मैप देखने के लिए फोन में एक PDF व्यूअर भी उपलब्ध होना चाहिए। HLO मोबाइल ऐप जनगणना 2027 हाउस लिस्टिंग नाम से Android और iOS दोनों के लिए प्ले स्टोर ऐप स्टोर पर उपलब्ध है। इसे केवल ORGI के आधिकारिक डेवलपर अकाउंट से डाउनलोड करें। सभी SMS OTP में RGICEN कीवर्ड शामिल होगा। ऐप इंस्टॉल करने के बाद रजिस्ट्रेशन स्क्रीन दिखाई देगी। ये MFA का उपयोग करके डिवाइस को लिंक करने के लिए है। OTP रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए इंटरनेट कनेक्शन जरूरी है। पहली बार पंजीकरण करते समय भाषा चुनना अनिवार्य है। इसके बाद आप भाषा नहीं बदल पाएंगे। भाषा की पुष्टि के लिए एक चेतावनी संदेश दिखाई देगा, इसलिए भाषा का चयन सावधानी पूर्वक करें। भाषा की पुष्टि के बाद OTP आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त होगा। OTP दर्ज करें और OTP सत्यापित करें पर क्लिक करें। सफल सत्यापन के बाद आपको पासवर्ड सेट करने के लिए कहा जाएगा। बाद के लॉगिन के लिए OTP की आवश्यकता नहीं होगी। पहली बार पंजीकरण करने पर आपको मोबाइल ऐप के लिए 2 बार पिन सेट करने के लिए कहा जाएगा। इस पिन का उपयोग बाद के लॉगिन के लिए किया जाएगा, जब तक आप हैमबर्गर मेनू के माध्यम से लॉग आउट नहीं कर लेते। क्रेडेंशियल से लॉगिन करने के बाद लोकेशन की पूरी जानकारी दिखाई देगी जो नियुक्ति पत्र के अनुसार होनी चाहिए। लेआउट मैप के अनुसार अपेक्षित भवनों और जनगणना घरों की संख्या दर्ज करें। यदि कोई परिवर्तन हुआ है तो रिफ्रेश पर क्लिक करें। HLO कार्य शुरू होने की तारीख को सभी गणनाकर्ताओं को SEID डाउनलोड करने के लिए रिफ्रेश पर क्लिक करना चाहिए। आवंटित HLB का विवरण दिखाई देगा। आपको अपेक्षित जनगणना घरों और भवनों की संख्या भरनी होगी और प्रश्नावली शुरू करने के लिए हाउस लिस्ट संचालन पर क्लिक करें। लॉगिन करने के बाद ऊपरी बाएं कोने में नेविगेशन ड्रॉअर उपलब्ध होगा। इसमें डाउनलोड किए गए SEID, ऐप के बारे में जानकारी, पासवर्ड बदलने, HLB मैप्स डाउनलोड करने, सहायता और लॉग आउट के विकल्प शामिल हैं। पंजीकरण पृष्ठ पर पासवर्ड भूल गए लिंक दिया गया है। अपना यूजर ID दर्ज करें, जिसके बाद OTP और नया पासवर्ड मांगा जाएगा। पहली बार रजिस्ट्रेशन के दौरान सीधे मोबाइल से पासवर्ड नहीं बदला जा सकता। आप हैमबर्गर मेनू में पासवर्ड बदले विकल्प का उपयोग करके पासवर्ड बदल सकते हैं। यह केवल पंजीकृत डिवाइस से ही किया जा सकता है। यदि पासवर्ड भूल गए हैं तो इसे केवल CMMS पोर्टल से ही रीसेट या बदला जा सकता है। डेटा एकत्रण को आसान और सुव्यवस्थित बनाने के लिए मेनू इंटरफेस को सरल रखा गया है। मेनू में नया हाउस लिस्ट एंट्री, अपडेशन डेटा, एडिट डेटा, व्यू समरी, सिंक और मार्क एज कंप्लीट जैसे विकल्प शामिल हैं। लाइन क्रमांक स्क्रीन के शीर्ष पर प्रश्न 1 के रूप में दिखाई देगी। ये फील्ड निष्क्रिय डिसेबल्ड है और स्वतः बढ़ती रहती है। ये HLO ऐप की सभी आगामी स्क्रीनों के शीर्ष के बाएं कोने पर प्रदर्शित होगी। भवन संख्या के लिए अधिकतम 20 अक्षर की अल्फान्यूमेरिक प्रविष्टियां की जा सकती हैं। नए भवन के लिए संख्या दर्ज करें या पिछली बार उपयोग की गई संख्या के लिए दोहराएं बटन का उपयोग करें। आप ड्रॉप डाउन से पहले से भरी हुई संख्या भी चुन सकते हैं। जनगणना मकान संख्या 4 अंकों का संख्यात्मक फील्ड है जो हाउस लिस्टिंग ब्लॉक में एक क्रम संख्या के रूप में रहता है। पहले भवन के पहले मकान के लिए 0001 डिफॉल्ट रूप से सेट है। इसके नीचे रिपीट और न्यू बटन दिए गए हैं। जनगणना मकान संख्या दर्ज करने के बाद अगला पर क्लिक करने पर एक पॉपअप आएगा जिसमें पूछा जाएगा, क्या परिवार द्वारा स्वगणना की गई है? हाँ या नहीं विकल्प चुनें। यदि परिवार ने स्वगणना की है तो हाँ चुनें और फिर प्रश्न 7 भरें, जिसमें 2 विकल्प हैं, आवास और आवास सह अन्य उपयोग। प्रश्न 9, परिवार संख्या स्वतः उत्पन्न हो जाएगी। यदि SEID उपलब्ध SEID से मेल खाती है तो परिवार से संबंधित डेटा मोबाइल ऐप पर प्रदर्शित होगा। डेटा की सटीकता के आधार पर आपको डेटा की पुष्टि या संपादन करना होगा। कॉलम 4 में फर्श की मुख्य सामग्री दर्ज करें। जिस सामग्री का अधिक उपयोग हुआ है उसे मुख्य सामग्री माना जाएगा। बहुमंजिला इमारतों में प्रत्येक जनगणना घर के फर्श को अलग से दर्ज किया जाना चाहिए।
कॉलम 5 में दीवार की मुख्य सामग्री दर्ज करें। कोड 1 to 5 वाली सामग्रियां स्थायी प्रकृति की नहीं होती। यदि उत्तरदाता दीवार की सामग्री के बारे में अनभिज्ञता व्यक्त करता है तो कोड 0 दर्ज करें। कॉलम 6 में छत की मुख्य सामग्री दर्ज करें। जिस सामग्री का अधिक उपयोग हुआ है उसे ही मुख्य सामग्री माना जाएगा। मौसम के संपर्क में आने वाली छत की सामग्री ही छत की सामग्री निर्धारित करेगी। सीलिंग की सामग्री पर विचार न करें। जनगणना मकान के उपयोग के लिए विकल्प 1 और 2 के लिए फॉर्म सामान्य रूप से आगे बढ़ेगा, जबकि 3 से 9 के लिए ये प्रश्न संख्या 34 पर चला जाएगा। आवासीय बंद या संस्थागत मकानों के लिए वास्तविक उपयोग का कोड दर्ज करना अनिवार्य है। कॉलम 8 में जनगणना मकान की स्थिति का चयन दिए गए विकल्पों में से करें। अगली स्क्रीन पर जाने के लिए नेक्स्ट बटन दबाएं। कॉलम 9 परिवार क्रमांक एक निष्क्रिय डिसेबल्ड फील्ड है और स्वतः वृद्धि के साथ अपडेट होती है। कुछ शर्तों के तहत ऐप स्वतः ही परिवार संख्या आवंटित करेगा या नहीं करेगा। कॉलम 10 में आपको इस परिवार में सामान्यत रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या दर्ज करनी होगी। कॉलम 11 से 13 में परिवार के मुखिया से संबंधित जानकारी दर्ज करनी है। इनमें नाम, लिंग और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य श्रेणी शामिल है। संस्थागत परिवारों के लिए पदनाम दर्ज करें। कॉलम 14 में जनगणना मकान के स्वामित्व की स्थिति दर्ज करें। यदि मकान किराए का है लेकिन परिवार के पास कहीं और अपना मकान है तो कोड 2 दर्ज करें। यदि कहीं भी अपना मकान नहीं है तो कोड 3 दर्ज करें। कॉलम 15 में परिवार के लिए उपलब्ध रहने योग्य कमरों की संख्या दर्ज करें। रहने योग्य कमरों में लिविंग, ड्राइंग, बेडरूम, स्टडी और डाइनिंग रूम शामिल है। रसोई घर, स्टोर रूम, बाथरूम और गलियारे इसमें शामिल नहीं है। कॉलम 16 में परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या दर्ज करें। विवाहित जोड़ों की संख्या परिवार में व्यक्तियों की कुल संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि कोई विवाहित जोड़ा नहीं है तो 0 दर्ज करें। कॉलम 17 में पेयजल के मुख्य स्रोत का चयन दिए गए विकल्पों में से करें। उपयुक्त विकल्प चुनने के बाद अगली स्क्रीन पर जाने के लिए नेक्स्ट पर क्लिक करें। कॉलम 18 में पेयजल स्रोत की परिवार से दूरी के आधार पर उपयुक्त कोड का चयन करें। कॉलम 19 में प्रकाश के मुख्य स्रोत का चयन करें। पिछले 12 महीनों में अधिकांश समय उपयोग किए गए स्रोत को रिकॉर्ड करें। यदि कोई स्रोत उपयोग नहीं किया जाता है तो कोड 6 चुनें। कॉलम 20 में शौचालय की सुलभता दर्ज करें। साझा शौचालय सीमित परिवारों द्वारा और सार्वजनिक शौचालय सभी के लिए सुलभ होता है। खुले क्षेत्रों का उपयोग करने पर कोड 4 चुनें। कॉलम 21 में शौचालय के प्रकार से संबंधित विकल्प चुनें। सही विकल्प का चयन करने के बाद अगली स्क्रीन पर जाने के लिए नेक्स्ट पर क्लिक करें। कॉलम 22 में गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी हुई है ये दर्ज करें। ये अपशिष्ट जल का निपटान है जिसमें रसोई, स्नान या धुलाई का पानी शामिल है, लेकिन शौचालय का अपशिष्ट नहीं। कॉलम 23 में परिसर के अंदर स्नान सुविधा की उपलब्धता दर्ज करें। यदि शौचालय और स्नान गृह दोनों एक साथ हैं तो दोनों सुविधाओं को उपलब्ध माना जाएगा। कॉलम 24 में रसोई घर और LPG PNG गैस कनेक्शन की उपलब्धता से संबंधित विकल्प चुनें। सही विकल्प चुनने के बाद अगली स्क्रीन पर जाने के लिए नेक्स्ट पर क्लिक करें। कॉलम 25 में खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन का चयन करें। उपयुक्त विकल्प चुनने के बाद अगली स्क्रीन पर जाने के लिए नेक्स्ट पर क्लिक करें। कॉलम 26 में परिवार में रेडियो ट्रांजिस्टर की उपलब्धता से संबंधित विकल्प चुनें। अगली स्क्रीन पर जाने के लिए नेक्स्ट पर क्लिक करें। कॉलम 27 में परिवार में टेलीविजन होने से संबंधित उपयुक्त विकल्प चुनें। नेक्स्ट पर क्लिक करके अगली स्क्रीन पर जाएं। कॉलम 28 में इंटरनेट सुविधा की उपलब्धता के लिए उपयुक्त विकल्प चुनें।